नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में होने वाले लेटेस्ट अपडेशन की। जी हाँ दोस्तों, आप पीएमएजीपी स्कीम में दूसरा लोन भी ले सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है पीएमएजीपी स्कीम में या मुद्रा में, तो आप दूसरे लोन के लिए भी एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस बेसिस पे हम अपना दूसरा लोन पीएमएजीपी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने यूनिट को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों एक नज़र हम नए अपडेट्स पे डालते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएमएजीपी स्कीम को 2017-18 से लेकर 2019-20 तक 3 साल के लिए कंटिन्यू किया है। दोस्तों इस कंटिन्यूएशन के साथ में जो इसमें अपडेशन लाया गया है वो ये है कि अगर आप पीएमएजीपी लोन आपने पहले से ले रखा है तो आप दूसरे लोन के लिए भी एलिजिबल हैं, यानी आप दूसरा लोन एग्जिस्टिंग यूनिट पे ले सकते हैं उसके अपग्रेडेशन के लिए, ऑटोमेशन के लिए। तो दोस्तों इसके लिए बजट जो अलॉट हुआ है वो है 5,500 करोड़ का। अगर आप पीएमएजीपी स्कीम में लोन लेते हैं तो दोस्तों इस जो मार्जिन मनी यानी जो उसकी सब्सिडी है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम स्कीम को समझते हैं। पीएमएजीपी स्कीम की सक्सेस के बाद मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी एमडीआई गुड़गांव ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि ये स्कीम को एक्सटेंड किया जाए और इसके साथ ही अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग यूनिट ऑलरेडी पीएमएजीपी या मुद्रा में आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रखा है तो आप उसके लिए दूसरा लोन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 1 करोड़ तक का लोन और उसके अलावा सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में 25 लाख तक का लोन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो सब्सिडी है वो 15% है नॉर्मल एरियाज़ के लिए और 20% है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए। तो दोस्तों आप स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया। दोस्तों इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपग्रेडेशन ऑफ यूनिट या एक्सपेंशन ऑफ यूनिट। अगर आपकी पहले वाली यूनिट एग्जिस्टिंग यूनिट वेल परफॉर्मिंग यूनिट है तो दोस्तों आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन के लिए, आप अपनी यूनिट में अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं, उसका ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एडिशनल फंडिंग चाहिए तो दोस्तों आप स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों क्वांटम ऑफ लोन, यानी आपको कितना लोन स्कीम में मिल सकता है। तो दोस्तों आइए नज़र डालते हैं इस पर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों, तो उस केस में आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और अगर आप सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर में काम करते हैं तो उस केस में आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी जो लोन अवेल करेगा बेनिफिशियरी होगा, उसका अपना कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा। और इसके अलावा जो सब्सिडी रहेगी दोस्तों 15% नॉर्मल के लिए और 20% नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स के लिए रहेगी दोस्तों। तो आपने ये ध्यान देखना है दोस्तों, जो इसमें मैक्सिमम अमाउंट है सब्सिडी का वो है 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में जो सब्सिडी का अमाउंट है दोस्तों वो है 5 लाख रुपीज़। तो दोस्तों आप स्कीम में लोन फैसिलिटी अवेल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आप लोन लेंगे वो आपका फिक्स्ड एसेट्स या कंस्ट्रक्शन या फिर प्लांट एंड मशीनरी आपके यूनिट में ही वो उसका जो आपका लोन का अवेलमेंट है, जो लोन का एंड यूज़ है वो वहीं आपका होना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों इसमें जो टर्म लोन का कंपोनेंट है वो 25% रहेगा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका रहेगा दोस्तों उसमें टर्म लोन प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला के 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जो आपकी वर्किंग कैपिटल यानी सीसी लिमिट रहेगी वो आपकी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी। इसको दोस्तों बैंक अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। अगर बैंक को लगता है कि किसी टर्म लोन कंपोनेंट में आपको ज़्यादा देना चाहिए या वर्किंग कैपिटल में आपको अप एंड डाउन कुछ करना चाहिए तो बैंक एज़ पर रिक्वायरमेंट इसमें चेंज कर सकता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। दोस्तों इस स्कीम में वो सभी एग्जिस्टिंग यूनिट जिन्होंने पीएमईजीपी या मुद्रा में पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रखा है और जो उनका मार्जिन मनी यानी सब्सिडी है वो फुली एडजस्ट हो गई है, यानी उसका फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, तो वो सभी यूनिट्स दोस्तों इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगी। इसके अलावा दोस्तों हमने एक चीज़ और देखनी है कि इस जो भी यूनिट्स होंगी इसके लिए एलिजिबल, उनको वो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स होनी चाहिए, यानी वो पिछले 3 साल से प्रॉफिट में आनी चाहिए। आपकी बैलेंस शीट में पिछले 3 साल से दोस्तों प्रॉफिट शो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों
आपने जिस बैंक से पहला लोन लिया था आप उसी बैंक में दूसरे लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप बैंक इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने सेकंड लोन के लिए भी अप्लाई करना है। इसके जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन इसमें होना चाहिए। आपका मैंडेटरी है कि आपका उद्योग आधार इसमें रजिस्टर्ड हो। और जो लास्ट है दोस्तों एलिजिबिलिटी में वो है कि आपके सेकंड लोन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो स्कीम है ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। तो आपके जो सेकंड लोन है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए और रोजगार सृजन होने चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों इस स्कीम के अंदर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं जो दोस्तों सेंट्रल लेवल पे है, जो इसकी स्टैचुरी बॉडी है दोस्तों वो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और दोस्तों जो इसकी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIC रहती है, KVIB रहती है, स्टेट खादी इंडस्ट्रियल बोर्ड। तो दोस्तों ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो इस पूरे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, RRBs, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसमें या SIDBI से आप इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें E-पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने सेकंड लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। अगर आपको सेकंड यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए या अपने अपग्रेडेशन या एक्सपेंशन के लिए आपको लोन चाहिए दोस्तों, आप उसको कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जब आप लोन अप्लाई करेंगे सेकंड लोन तो 15 डेज़ के अंदर उसका डिस्पोजल हो जाता है, यानी आपका वो लोन या तो रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा आपका प्रपोजल। दोस्तों आपका प्रपोजल KVIC या DIC से एक्सेप्ट होने के बाद जब बैंक के पास आ जाता है तो बैंक के पास 60 डेज़ का टाइम रहता है उसको प्रोसेस करने का। और जब बैंक उसे सैंक्शन कर देता है और आपकी जो मार्जिन मनी यानी सब्सिडी है उसके लिए अप्लाई करता है दोस्तों, जब आपकी सब्सिडी रिसीव हो जाती है तो बैंक उसको 18 मंथ्स की उसकी FD बना देता है और उसके इक्विवेलेंट लोन अकाउंट खोलता है और उसका पैसा उठा के आपके जो मेन लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देता है। FD पे आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, और जो उसके इक्विवेलेंट लोन अकाउंट खुला होता है उस पर भी 0% इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है। वो 18 मंथ्स का पीरियड इसलिए होता है ताकि आप उस 18 मंथ्स के अंदर अपनी प्लांट एंड मशीनरी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन दोस्तों स्टार्ट हो जाए। तो वो एक कूलिंग पीरियड है दोस्तों, जिस पीरियड में आपकी FDR जो आपका मार्जिन मनी है वो आपको फुली नहीं मिलता। अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं होता है तो उसको बैंक रिटर्न कर सकता है, या KVIC या DIC जो भी जहाँ से भी आपकी फ़ाइल सैंक्शन होके आई है वो भी उसको वापस मांगता है अगर आपने यूनिट इस्टेब्लिश नहीं की। तो इस चीज़ का आपने दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आप PMEGP में लोन लेते हैं तो आपने यूनिट इस्टेब्लिश करनी है और उसमें काम करना है। ये चीज़ दोस्तों आपने ध्यान रखनी है। PMEGP से रिलेटेड दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।